वो कहते हैं कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में वीरानियां बोलती हैं। तो महाभारत और पुरातत्व को लेकर किस तरह की आपसदारी को आप देखते हैं? एक आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी व्यक्ति से दूसरे से मिलता है ना, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है यही बात पूछता है, रामायण महाभारत के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं क्या? बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि रामायण और महाभारत दोनों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं। ठिकाने कौन से हैं जहाँ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं महाभारत में ये कहा गया कि आखिर में जो ये शहर थे बाढ़ के कारण नष्ट हो गए, तो उनको वहाँ से बाढ़ के भी प्रमाण मिले। अभी भी वहाँ का उत्खनन चल रहा है। हमारे जो महाकाव्य हैं उसे महाकाव्य न होकर हमारी वास्तविक घटनाएं हैं जिन्होंने कालांतर में महाकाव्यों का रूप ले लिया, और इनसे संबंधित इस तरह के जो आयोजन है लगातार देश के अनेक हिस्सों में होने चाहिए। वीर भारत न्यास ने ये जो प्रकल्प अपना प्रारंभ किया, ये बहुत ही अनुकरणीय प्रकल्प है। नमस्कार। सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी जी। और शिवकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखिए क्या सुखद संयोग है कि जब आपसे हम इस तरह से दो तरफा बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, तब मध्य प्रदेश में रचा जा रहा है महाभारत यानी कि महाभारत का एक उत्सव, 9 दिनों तक चलने वाली आबाद ऐसी गतिविधियां जिसमें महाभारत नए सिरे से पुनर्पाठ करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, और फिर नई रोशनी अतीत से झांकती हुई दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में वीरानियां बोलती हैं। जब मैं पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ जोड़कर आपके परिचय को देखता हूं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप भी एक ऐसे बटोही हैं, ऐसे बेचैन शोधार्थी हैं जिन्होंने नई तरह से भारत की पहचान को लेकर अपना रास्ता तय किया है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो प्रश्न यही मैं करना चाहूंगा कि चूंकि बातचीत के केंद्र में महाभारत है, तो महाभारत और पुरातत्व को लेकर किस तरह की आपसदारी को आप देखते हैं और किस तरह से एक नई निगाह आपके पास में विकसित होती है? धन्यवाद विनय जी। देखिए, जब भी हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो हमारे देश में महाभारत और रामायण दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके बारे में लोगों की रुचि बहुत अधिक है जी। जब हम लोग अपना बचपन शुरू करते हैं तो रामायण और महाभारत की कहानियों से हमारे बचपन की शुरुआत होती है और जीवन के अंत तक ये यात्रा चलती रहती है। और जब भी एक आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी व्यक्ति से दूसरे से मिलता है ना, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है यही बात पूछता है, रामायण महाभारत के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं क्या? जी। तो वो जो बात होती है वो बात भीतर तक जाती है। और मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि रामायण और महाभारत दोनों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जो विधाएं रहीं, उन विधाओं में लोगों ने इन चीजों को कहें कि जैसे विक्रमादित्य की भी ऐतिहासिकता थी, लेकिन उन चीजों को माइथोलॉजी से जोड़ के देखा और उनको एक मिथक में बना दिया। जबकि माइथोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन का वर्ड है और उसका मतलब होता है लॉजी ना। हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, सारी लॉजी का मतलब तो अध्ययन होता है। तो वो मिथक नहीं है, ये है कि जो हमारे नायक थे उनका अध्ययन है और वो वास्तविक नायक थे। और पुरातत्व में इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हैं। ये जरूर है कि महाभारत की हमारी जो घटना जो इस समय एक बड़े स्वरूप में दिखाई देती है, उसका स्वरूप थोड़ा सा छोटा रहा होगा, लेकिन ये घटनाएं अपने वास्तविक रूप में हुई हैं। क्योंकि इसकी जो हमको एक रूपरेखा जो मिलती है ना, महाभारत के विकास के जो चरण उनमें दिखाई देती है। जो पहला चरण हमको दिखाई देता है महाभारत का, वो है जय के रूप में, जिसको हम लोग जय संहिता बोलते हैं, जिसमें 8,800 श्लोक थे। फिर इसके बाद इसका एक संशोधित परिवर्धित संस्करण आता है, उसको बोलते हैं हम लोग भारत। उसके अंदर हमारे पास 24,000 श्लोक होते हैं। और इसके बाद जब एक और बड़ा हमारे पास एक नया संस्करण आता है, उसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं महाभारत, और सहस्त्र संहिता के रूप में बोला जाता है क्योंकि उसमें 1,000 श्लोक होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इसका एक क्रमिक विकास क्रम है हमारे यहाँ, इस क्रमिक विकास क्रम के चलते क्या होता है, जैसे राजाओं के अभिलेख हम देखें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। उसमें उसकी जो विजय थी, जितनी उसकी विक्ट्रीज थी, उसने दक्षिण भारत तक अपना विजय अभियान किया, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, लेकिन वास्तव में उसकी वो विजय विक्ट्रीज हुई हैं। तो महाभारत की जो घटना है अपने वास्तविक स्वरूप में हुई है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात पे अगर यकीन करते हुए मैं जनता की ओर से सवाल करना चाहूंगी, वो ठिकाने कौन से हैं जहां ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं महाभारत के? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक पुरातात्विक साक्ष्य बताता हूं जिससे आप भी कन्विंस होंगे।
हमारे यहाँ दक्षिण भारत में कर्नाटक नाम का एक राज्य है जी। वहां पे ऐहोले नाम की एक जगह है और ऐहोले गांव में पहाड़ी के ऊपर एक मेगुती जैन मंदिर है। जी जी जी। वहां पर एक अभिलेख है जिसका जो अभिलेख है उसको मेगुती का जैन मंदिर अभिलेख भी बोलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोले अभिलेख के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वो 634 ईस्वी का अभिलेख है, 634 ईस्वी का। और उस अभिलेख में कहा गया है कि इस अभिलेख के लिखने से पूर्व 3735 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। उसमें एक श्लोक आता, त्रिसहस्रेषु सप्तसात पंचेषु दाह भारतवादी था, ऐसे करके आता। ये श्लोक मैं पूरा वैसा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बीच की लाइन है जी जी। ये ऐसा था 3735। अब हमारे यहाँ महाभारत की जो पारंपरिक तिथि है, जो हमारे विद्वान देते पारंपरिक तिथि से आशय मेरा क्या है कि जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो दूसरे विद्वान हैं, जो पहले एक तिथि देते थे, वो तिथि है 3101 या 3102 साल की। जी जी जी। ईस्वी। अब क्या हुआ कि जो ये अभिलेख है ये है 3735 वर्ष के, 3735 वर्ष का जिक्र करता है कि जब ये अभिलेख लिखवाया गया उससे 3735 वर्ष पूर्व। अगर हम 3735 से 634 घटा दें, क्योंकि 634 ईस्वी में वो लिखा गया है, तो तिथि आ जाती है 3101 ईस्वी पूर्व। तो मतलब ये पारंपरिक तिथि से और जो अभिलेख में लिखी हुई तिथि है दोनों मैच कर जाती है। जी जी जी। ये एक पहला उदाहरण है कि जो मैं कहता हूं कि अभिलेखों में मिलता है हमको, कि अभिलेखों के आधार पर अगर जब भी कोई बात होती है तो ऐहोले अभिलेख का जिक्र जरूर होता है। तो ये नहीं कहें कि मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य हैं। और डॉक्टर साहब, जब स्मृति और पुरातात्विक साक्ष्यों का मेल किया जाता है, जी, लोक मान्यता, लोक श्रुति कहती है, और अगर हम महाभारत की उस शब्द परंपरा को देखें, श्लोकों को देखें, क्या आपको लगता है कि महाभारत काल की जो सभ्यता है वो बिल्कुल आपके साक्ष्यों के साथ मैच करती है, दिखती है, या अभी भी कहीं आपको लगता है कि नहीं, फिर कई नया वाद विवाद और इस तरह से एक नए वैचारिक उहापोह की स्थिति होती है? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो हमारे सामने 2-3 तथ्य आते सामने। हम द्वारका को देख लें, हस्तिनापुर को देख लें, कुरुक्षेत्र को देख लें, इंद्रप्रस्थ को देख लें। जी बिल्कुल। बीबी लाल साहब ने महाभारत और रामायण के प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 1952 में उन्होंने जो खुदाई की, हस्तिनापुर की खुदाई देश की सबसे महत्वपूर्ण खुदाइयों में एक है। उसमें उन्होंने पेंटेड ग्रेवेयर, एक मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर चित्र बने मिलते थे, थोड़े पेंटिंग्स मिलती थी, वो मिली वहां से। उसके बाद कुरुक्षेत्र की खुदाई हुई, कुरुक्षेत्र में भी वही मिले। उसके बाद आप इंद्रप्रस्थ की जो खुदाई होती, पुराना किला जो हमारा है दिल्ली में, उसकी जो खुदाई हुई उसमें भी वही चीज मिलती है। तो उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस ये दी, हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, उत्खनन के आधार पर जो प्रमाण मिले कि 1500 साल से लेकर 700 ईस्वी के बीच में ये जो महाभारत की जो घटनाएं हुई उनमें इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते थे जिनको पेंटेड ग्रेवेयर बोलते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज भी मिली है जो पुराना किला के उत्खनन से मिली है। उस पुराने किले के उत्खनन में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। महाभारत में ये कहा गया कि आखिर में जो ये शहर थे बाढ़ के कारण नष्ट हो गए, तो उनको वहां से बाढ़ के भी प्रमाण मिले। अभी भी वहां का उत्खनन चल रहा है, उसमें इस तरह के प्रमाण अभी कुछ साल पहले फिर से मिले हैं। तो ये जो चीजें उसमें लिखी हैं, लेकिन हमारे सामने जो विदेशी विद्वान होते, पाश्चात्य विद्वान जी, वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, भारत में तो रथ नहीं मिलता था जी, अब तो सनौली में रथ भी मिल गया है जी, वो रथ भी मिला है, रथ भी मिला। अब वो महाभारत से जोड़ना कैसे जुड़ेगा, किस तरह से, लेकिन उसकी तिथियां जो आई हैं बहुत पुरानी तिथियां आई हैं। उसकी लगभग 2000 ईसा पूर्व की तिथि उसकी आई है। और उसमें अगर हम लोग अभी जो चल रहा है 2021 हमारा जो ये चल रहा है, इसको भी जोड़ लें तो 4000-5000 साल पहले की बात ये हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उनका कहना था कि आयरन जो है, इतना बड़ा युद्ध बिना लोहे से कैसे लड़ा जाएगा, आपके पास तलवार कहाँ है, आपके पास ढाल कैसे बनेगी, ये सारी चीजें हैं। तो अभी आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ के जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, मेटलर्जी में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, आयरन की डेट भी बहुत पहले जा चुकी है। मतलब 2000 ईसा पूर्व से पहले तो जा ही चुकी है जी। तो मतलब वो वाली भी समस्या इस तरीके की नहीं है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं तो मेरी आंखें जो हैं उन परिसरों में पहुंच रही है इस उत्सव के, जहां पर कि
अस्त्र शस्त्रों की एक प्रदर्शनी लगी। अब देखिए कि उस समय के जो अस्त्र शस्त्र बने हैं, जो पताकाएं बनी हैं, और उस समय के जो चरित्र हैं, किरदार, उनकी वेशभूषाओं को देखें, अन्य सामग्री को देखें, तो मतलब यकीन करना पड़ता है कि हाँ, इतने साल पहले भी भारत की सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी और तब भी ये सब कुछ था। ये जो उत्सव मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति महकमे ने रचा है, वीर भारत न्यास ने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, इसकी परिकल्पना की है, और आप इन परिसरों से गुजरी हैं, आपको क्या ऐसा लगता है कि इस उत्सव की या ऐसे उत्सवों की पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है और अन्य कई शहरों में इस तरह के उत्सव होना चाहिए? हमारे जो महाकाव्य हैं, उसे महाकाव्य न होके हमारी वास्तविक घटनाएं हैं जिन्होंने कालांतर में महाकाव्यों का रूप ले लिया, और इनसे संबंधित इस तरह के जो आयोजन हैं लगातार देश के अनेक हिस्सों में होने चाहिए। वीर भारत न्यास ने ये जो प्रकल्प अपना प्रारंभ किया, ये बहुत ही अनुकरणीय प्रकल्प है, और मुझे लगता है देश के अन्य भागों में अन्य राज्य सरकारों को भी इस तरह से जरूर करना चाहिए और करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी जो वास्तविक चीजें हैं वो सामने आए। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें पुरातत्व का आयाम भी भविष्य में जोड़ा जाना चाहिए? भविष्य में नहीं, मुझे तो लगता है इस अभी से ही जोड़ा जाना चाहिए, और इसमें जुड़ चुका है। बहुत अच्छी पहल है कि देखिए, इसमें कम से कम बहुत सारे पुरातत्ववेत्ताओं को बुलाया गया है। जी। तो पुरातात्विक दृष्टि से महाभारत को समझना, और उससे एक बड़ी बात निकल के जो सामने आएगी वो ये है कि हमारे पास कितने प्रमाण उपलब्ध हैं और कौन से प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो भविष्य में मिल सकते हैं। उसके लिए क्या तकनीक हम लोगों को देखनी है, किस तरह से रिसर्च को आयाम देना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, अब हम उस डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी से बात कर रहे हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार मिला है। तो आपका होना एक नई प्रबुद्धता के उजाले का होना है, और आप जिस तरह से नए नए परियोजनाओं के उत्खनन की परियोजनाओं से जुड़े हैं और पुरातत्व की नई नई परियोजनाओं को आप आकार भी देते रहें, और कई सारे आपके अध्ययन और शोध से जो प्रामाणिक तथ्य हमारे सामने आए, मुझे लगता है कि इस महाभारत को दृष्टिगत रखते हुए आपके अध्ययन की एक नई दिशा भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब बननी चाहिए। वो क्या होगी और कैसे होगी, क्या सोचा है आपने? देखिए, जिस तरह से राम वन गमन पथ है जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी योजना है, श्री कृष्ण पथ योजना, श्री कृष्ण पाथे। और ये जो श्री कृष्ण पाथे है, मथुरा से शुरू होकर द्वारका तक जाता है। तो भगवान कृष्ण किन किन पथ से गुजरे और मध्य प्रदेश में वो कौन सा हिस्सा आता है, तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की योजना है, बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है, और हम लोग उससे इसलिए भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं उज्जैन का होने के नाते कि वहां पे भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए आए। और आपको एक चीज ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित देश के सबसे पुराने कथानक पैनल, जिनको हम फलक बोलते हैं, प्रस्तर में उत्कीर्ण हमारे मध्य प्रदेश में है। वाह। और वो भी सागर जिले के जो इरण नाम का पुराना गांव है, वहां पे 1600 साल पुराने भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध करते हुए, भगवान कृष्ण का कालिया नाग का दमन करते हुए, सक्टासुर का वध करते हुए, इस तरह के अनेकों फलक हैं। और ये प्रमाणित करते हैं कि जो श्री कृष्ण पथ वाली जो हमारी परियोजना है, उस परियोजना में इस तरह के अभी और भी दर्जनों प्रमाण मिलने बाकी हैं, जो कि महाभारत को भी प्रकारांतर से प्रमाणित करने का काम करेंगे। वाह वाह। तो डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में आप जुड़े हैं, और एक बिल्कुल नया प्रकाश, मुझे लगता है कि ऐसी परियोजनाएं जब आती हैं तो लगता है कि नए तरह से हम अपनी सभ्यता को, अपने स्थापत्य को देखते हैं, और उन अनुमानों के और साक्ष्यों के आधार पर जनश्रुतियां भी और साक्ष्य दोनों मिलकर ही दरअसल हमारा विश्वास प्रगाढ़ करती हैं। ये जो महाभारत पर केंद्रित 9 दिनों का उत्सव है, निश्चित रूप से इसने नई तरह से हमें सोचने के प्रेरित भी किया है। आप जैसे विद्वान जो पुरातत्व के क्षेत्र में तो अपनी दखल रखते ही हैं, लेकिन समानांतर रूप से आपकी जो जिज्ञासाएं, अध्ययन हैं, और आपके जो निकष हैं, वो संस्कृति के पास, दर्शन और अध्यात्म के पास भी जाकर ठहरते हैं। आपकी विद्वता को प्रणाम, और आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और इस वीर भारत न्यास की ओर से और इस सांस्कृतिक संवाद में आपका धन्यवाद ज्ञापित कर, आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते।